नमस्कार विद्यार्थियों, साहित्य प्रेमियों। मेजर 9 हिंदी नाटक की 45 दिवसीय व्याख्यान श्रृंखला के दूसरे दिन यानी डे 2 में आप सभी का स्वागत है। कल के वीडियो में हमने नाटक के अर्थ, व्युत्पत्ति और नाट्य शास्त्र में इसकी संकल्पना को समझा था। आज हमारा विषय है भारतीय आचार्यों के अनुसार नाटक की परिभाषाएं। आज के इस व्याख्यान में हम मुख्य रूप से 3 महान भारतीय आचार्यों के विचारों और उनकी परिभाषाओं को समझेंगे। भरत मुनि, आचार्य धनंजय और आचार्य रामचंद्र गुरचंद्र। सबसे पहले बात करते हैं आचार्य भरत मुनि की। भरत मुनि को भारतीय नाट्य शास्त्र का प्रथम और सबसे प्रामाणिक आचार्य माना जाता है। उनके प्रसिद्ध ग्रंथ नाट्य शास्त्र में नाटक को केवल एक साहित्यिक विधा ही नहीं बल्कि संपूर्ण जीवन का प्रतिबिंब माना जाता है। भरत मुनि के अनुसार नाटक की परिभाषा है लोकावृत्तानुकरणम नाट्यमे तन्मया कृतम, अर्थात लोक जीवन के वृत्त या व्यवहार का अनुकरण ही नाट्य है। भरत मुनि का मानना था कि मनुष्य संसार में जैसा आचरण करता है वैसा ही सुख दुख, हर्ष, शोक और संघर्षों को जब मंच पर दोहराया जाता है तो उसे नाटक कहते हैं। आगे चलकर नाटक के व्यापक प्रभाव को स्पष्ट करते हुए लिखते हैं त्रैलोक्यस्य या सर्वस्यम नाट्यम भावानुकर्तनम, अर्थात तीनों लोकों के समस्त भावों और क्रियाकलापों का पुनः प्रदर्शन या अनुकीर्तन ही नाटक है। भरत मुनि के अनुसार नाटक में ज्ञान, कला, विद्या और योग सब कुछ समाहित होता है। अब आते हैं दूसरे प्रमुख आचार्य धनंजय पर। 10वीं शताब्दी के आचार्य धनंजय ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ दशरूपक में नाटक की परिभाषा बहुत ही संक्षिप्त और सटीक शब्दों में दी है। धनंजय लिखते हैं अवस्थानुकृत नाट्यम, अर्थात विभिन्न अवस्थाओं का अनुकरण ही नाट्य या नाटक है। यहाँ अवस्था शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। अवस्था का अर्थ है मनुष्य की विभिन्न परिस्थितियों, उसकी मानसिक दशाएं, उसका व्यवहार, उसकी वेशभूषा और उसकी बातचीत का तरीका। जब कोई नट या अभिनेता किसी ऐतिहासिक या काल्पनिक पात्र जैसे राजा हरिश्चंद्र, श्री राम या कबीर की अवस्था, स्वभाव या परिस्थितियों का अपने अभिनय में ढाल लेता है तो उसे ही धनंजय ने नाटक कहा है। धनंजय ने रूपक को 10 भेदों का वर्णन किया है, जिसमें सबसे प्रधान है और श्रेष्ठ रूप माना गया है। उनका मानना है नाटक में सभी रसों, विशेषकर श्रृंगार और वीर रस का संयोजन होता है। तीसरे महत्वपूर्ण आचार्य हैं आचार्य रामचंद्र और गुरचंद्र। 12वीं शताब्दी में आचार्य हेमचंद्र के 2 महान शिष्य रामचंद्र और गुरचंद्र ने मिलकर एक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा जिसका नाम है नाट्य दर्पण। नाट्य दर्पण में नाटक की परिभाषा देते हुए वे लिखते हैं नाटकम सर्व प्रसिद्धम रूपकम, अर्थात नाटक वह रूपक है जिसमें सभी रसों की अभिव्यक्ति संभव है और जो समाज में प्रसिद्ध तथा स्वीकार्य होता है। आचार्य रामचंद्र और गुरचंद्र की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उन्होंने नाटक और रस के संबंध में एक बहुत ही व्यवहारिक और नया दृष्टिकोण दिया। जहाँ भरत मुनि और धनंजय जैसे आचार्यों ने माना कि नाटक से दर्शक को केवल आनंद अथवा सुख मिलता है, वहीं रामचंद्र और गुरचंद्र ने कहा कि नाटक से केवल सुख नहीं मिलता
बल्कि दुख की अनुभूति भी होती है। उन्होंने रस को सुख दुखात्मक माना। उनका तर्क था, जब दर्शक मंच पर हरिश्चंद्र की विपत्ति या सीता जी के वियोग का दृश्य देखता है तो उसके मन में दुख और करुणा की भावना जागती है। इसलिए नाटक दर्शक को सुख और दुख दोनों तरह के अनुभवों से गुजार कर परिपक्व बनाता है। अगर हम इन तीनों आचार्यों की परिभाषाओं का निष्पक्ष विश्लेषण करें तो हम पाते हैं कि पहला, आचार्य भरत मुनि ने नाटक को लोक जीवन के अनुकरण और व्यापक भावों से जोड़ा। दूसरे आचार्य धनंजय ने इसे अवस्थाओं का अनुकरण मानकर अभिनेताओं के अभिनय और रूप धारण करने की प्रक्रिया पर बल दिया। और तीसरे आचार्य रामचंद्र गुणचंद्र ने नाटक को सुख दुख की व्यवहारिक अनुभूति और सभी रसों के समावेश के रूप में देखा। संस्कृत नाट्य परंपरा के इन तीनों दृष्टिकोणों ने हिंदी नाटक के विकास की सुदृढ़ पृष्ठभूमि तैयार की। आज ने आधुनिक नाटकों में भी पात्रों की अवस्थाओं का अनुकरण और सुख दुख के भावों की अभिव्यक्ति ही नाटक का मूल आधार बनी हुई है। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हमने भारतीय परंपरा के तीनों प्रमुख आचार्यों के अनुसार नाटक की परिभाषाओं को समझा। कल तीसरे दिन के व्याख्यान में हम बात करेंगे पाश्चात्य विद्वानों जैसे अरस्तु, डायड्रन और आधुनिक हिंदी चिंतकों के अनुसार नाटक की परिभाषाएं। आशा है यह व्याख्यान आपके अध्ययन के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। इस वीडियो का लिंक आप अपने सहपाठियों को भी साथ जरूर साझा कीजिएगा। मिलते हैं कल के वीडियो में, डेट 3 में। धन्यवाद।